सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेब लर्नर। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पार्ट 2 है उसको हम डिस्कशन करेंगे। पहले पार्ट 1 में हम क्या डिस्कशन करे थे? पार्ट 1 में डिस्कशन करे थे कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट था, वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट वो कैसे प्रोड्यूस होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे प्रोड्यूस होता है कि कैपेसिटर के गैप में कि कैसे करंट पास कर रहे हैं और वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो पहले हम जो पार्ट 1 में पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि कैसे एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेवलपमेंट हुआ। कैसे एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेवलपमेंट हुआ। ओके, देखो आज हम शुरू करते हैं। ओके, देखो पहले हम क्या पढ़े थे कि एक मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वी स्टडी दैट a change in magnetic field produce electric field, and later by the help of displacement current we studied that, and also we studied a change in electric field produce magnetic field. A change in electric field produce magnetic field. पहले हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़े थे कि एक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अभी हम क्या पढ़े? हमारा जो पार्ट 1 में पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट करंट, वहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि ए चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देखो यहां से हम कंक्लूड हुए कि बोथ चेंज इन फील्ड प्रोड्यूस अनदर फील्ड, both hence both change in field, that is maybe magnetic field or electric field, produce another field. Hence Maxwell conclude that the variation of electric field and magnetic field, the variation of electric field and magnetic field produce some disturbances in space. Produce some disturbances मतलब electromagnetic disturbances. Produce some electromagnetic disturbances in space. तो देखो यहां से हम क्या पढ़े कि हमारा जो पहले चैप्टर में था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। देन बाद में हम क्या पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो मतलब ये जो चेंज बार बार हो रहा है, ये जो चेंज है कि ये क्या दे रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस इन स्पेस में दे रहा है। स्पेस में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस दे रहा है, मतलब बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का कुछ डिस्टर्बेंस दे रहा है। तो वो जो डिस्टर्बेंसेस हम स्टडी किए जो कि एक वेव का कैरेक्टर को डिफाइन करता है, जब वो डिस्टर्बेंसेस को हम स्टडी किए वो एक वेव का कैरेक्टर को डिफाइन करता है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो these disturbances shows that
the property of a web, property of a web, and also can travel in free space, and also can travel in free space as compared to the speed of light, which is known as electromagnetic wave, which is known as electromagnetic wave. So देखो हम क्या पढ़े कि पहले हमारा क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, एंड देन बाद में हम क्या पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और हो भी गया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। देन बाद में इसको हम जब स्टडी किए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस डिस्टर्बेंसेस दे रहा है स्पेस में, जिसको हम स्टडी करने के बाद वो दिखाए कि ये जो डिस्टर्बेंसेस है जो कि एक वेव का प्रॉपर्टी को दिखा रहा है कि वेव का कुछ प्रॉपर्टीज है वो तुम बाद में पढ़ोगे तुम्हारा बीएससी में, पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। वेब का कुछ प्रॉपर्टी होता है कि किसको हम वेब कह सकते हैं, उसका कुछ प्रॉपर्टीज है। तो वो जो प्रॉपर्टीज हम स्टडी किए, ये जो डिस्टर्बेंस दिखा रहा है वो वेब का प्रॉपर्टीज है, पूरा मैच कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो डिस्टर्बेंसेस आ रहा है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रहे हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड से आ रहे हैं, तो इसलिए वो डिस्टर्बेंसेस वेव को प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड ऑल्सो इट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ऑल्सो इट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। सो देखो मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन डाला है तो उसको हम लिखेंगे definition according to Maxwell EM waves, EM मतलब electromagnetic waves, EM waves are those waves in which sinusoidal variation of, मतलब both are sine waves, okay, in which sinusoidal variation of electric field vector and magnetic field vector, electric field vector and magnetic field vector which are perpendicular to each other, and also perpendicular to the direction of propagation, and also perpendicular to the direction of propagation. So देखो यहां से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन निकल आया, मतलब तुम इससे भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे निकल गया है। और यहाँ पे भी देखो इसका जो डेफिनेशन निकल गया है क्या, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल electromagnetic waves are those waves in which sinusoidal variation of both electric field and magnetic field vectors which are perpendicular to each other, मतलब electric field and magnetic field are also perpendicular to each other, मतलब sinusoidal मतलब वो एक ही origin से स्टार्ट होता है ऐसे, ओके, ऐसे ही origin से स्टार्ट होता है, मतलब इसका cos भी हो सकता है, मतलब cos साइन को हम cos में भी लिख सकते हैं उसका फेज चेंज करके, ओके। तो देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे जो कि सेम फेज में होता है, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उतना ही मैग्नेटिक फील्ड, जो फेज चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का उतना चेंज होगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं साइनसोइडल वेरिएशन ऑफ बोथ electric field vector and magnetic field vector which are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of the propagation, मतलब डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन मतलब जिस डायरेक्शन में तुम्हारा वेव ट्रैवल करता है
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे देखो फिगर पे, यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस, ये है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस, एंड ऑल्सो ये है के का एक्सिस। के का मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, इसका मतलब क्या, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। और प्रोपागेशन वेक्टर इसको बोलते हैं, प्रोपागेशन वेक्टर, प्रोपागेशन वेक्टर मतलब जिस डायरेक्शन में वेव हमारा ट्रैवल करता है इसका हम क्या बोलते हैं, प्रोपागेशन वेक्टर। आप लोग यहाँ जो पढ़े होंगे, जो हमारा 11th में था हमारा जो चैप्टर ऑसिलेशन एंड वेव्स, वहां पे भी इसको पढ़े होंगे, के डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ओके, सो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये है मैग्नेटिक वेक्टर जो कि बोथ को परपेंडिकुलर है, तो ये बोथ आर साइन वेव्स। साइन वेव्स को हम कॉस वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द फेज चेंज। ओके, तो देन देखो ये जो वेव्स है जो कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड दीस वेव्स आर आल्सो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन पढ़े कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। तो देखो यहां से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन जानने के बाद उसका हम क्या पढ़ेंगे, उसका वेलोसिटी और स्पीड पढ़ेंगे। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना है, तो ऑलरेडी मैक्सवेल स्टडीज दैट, मैक्सवेल स्टडीड दैट the EM wave can travel in free space, can travel in free space, can travel in free space with the speed of light, with the speed of light, with the speed of light। तो देखो इलेक्ट्रॉन वेव जो है वो की स्पीड ऑफ लाइट से भी मूव कर सकता है फ्री स्पेस में, तो उसका जो स्पीड होगा मतलब एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट और इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। कैसे, उसका जो डेफिनेशन है देखो, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 1 बाय रूट ओवर ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय रूट ओवर ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये है हमारा क्या, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अगर तुम ये म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो म्यू नॉट का वैल्यू हमारा कितना है, 4 पाई इंटू 10 to the -7 वेव पर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, इसका यूनिट है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक परमीएबिलिटी इन फ्री स्पेस। एंड ऑल्सो एप्सिलॉन हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। सो इसका वैल्यू क्या है, 8.854 इंटू 10 to the -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर टू द -2। ओके, तो इसका हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ओके, सो हमारा यहां से क्या निकल के आ गया कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो की फ्री स्पेस में मूव कर सकता है, जिसका स्पीड है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो अब हमारा क्या है कि इसका जो स्पीड ऑफ लाइट का जो वैल्यू निकल गया है कितना, c = 3 into 10 to the 8 मीटर पर सेकेंड, जिसका वैल्यू क्या है, 1 बाय रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट इज द, म्यू नॉट कहां से आता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से, जो कि फ्री स्पेस का वैल्यू कितना है, 4 पाई into 10 to the -7 वेब पर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, एंड जिसका वैल्यू है क्या कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू क्या है 8.854 × 10 - 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2। ये आप लोग पढ़े होंगे। ओके, तो देखो अगर ये फ्री स्पेस में इसका स्पीड है, अगर एक मीडियम आ गया, अगर एक मीडियम आ गया तो उसका स्पीड कितना होगा, देखो इन एनी मीडियम the speed of electromagnetic wave can be written as v is equal to 1 by root over of mu epsilon
सो ये म्यू एप्सिलॉन क्या है और इसको आप म्यू एम एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हो ऐसे, म्यू एम एप्सिलॉन एम, मतलब एनी मीडियम इन एनी मीडियम। तो हमें पता है क्या कि हमारा जो म्यू है, म्यू एम है, कितना है, मीडियम अगर आ गया तो उसका कुछ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा और रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी होगा। अगर मीडियम आ गया, मीडियम का कुछ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी होता है, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है। तो जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि म्यू एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो यार म्यू आर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिएबिलिटी, ओके। एंड ये हमारा जो एप्सिलॉन एम होगा वो कितना होगा ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो यार एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको यहां से इसका वैल्यू पुट कर दो, कितना होगा, v इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो देखो 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट ओवर कितना है हमारा, c है, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि c बाई रूट ओवर ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। सो हमारा ये जो फॉर्मूला निकल के आ गया, फॉर्मूला क्या हो गया कि v इज इक्वल टू c बाई रूट ओवर ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी मीडियम। ऑल्सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वन बाई जो हमारा जो रूट ओवर ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर है, इसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम ऑप्टिक्स में पढ़े होंगे कि ये केस से लाइट को बेंड करते हैं, ओके, जिसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो इसको भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दौरान लिख सकते हैं v इज इक्वल टू c बाई एन, v इज इक्वल टू c बाई एन, where n is equal to root over of mu r epsilon r, that is refractive index, that is refractive index, ओके। सो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड निकल के आ गया। मतलब जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करेगा एक मीडियम पे तो उसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। When the electromagnetic wave travels in any medium, the speed decreases because देखो ये हमारा c डिवाइडेड बाय समथिंग आ गया, अगर डिविजन हो गया तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, डिक्रीज ही करेगा, मतलब स्लो हो जाएगा, ओके। तो इसको आप लिख सकते हो। तो देखो इसको मैं मिटा देता हूं, तो स्पीड आने के बाद हम यहां से कंक्लूड है, हेंस द स्पीड ऑफ EM wave decreases when it passes through any medium, that is v is equal to c by root over of mu r epsilon r. Speed of refractive index in medium, speed of EM wave in any medium, okay, where c is the speed of light. तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। तो देखो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन कैसे है देखो, तो डायरेक्शन ऑफ EM वेव कैसे आएगा, देखो ऐसे, डायरेक्शन ऑफ EM वेव कैन बी रिटन एज डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन भी बोल सकते हैं, प्रोपागेशन,
कैसे होगा, ई क्रॉस बी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन को निकाल सकते हो। ओके, तो अगर मतलब तुम्हारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कुछ एग्जांपल है मैं बोल देता हूं, क्या है हमारा एग्जांपल। हाँ, जो एग्जांपल है हमारा क्या, पहले हमारा ये क्या है, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। फिर हमारा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स। देन हमारा क्या आता है, सॉरी, रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स आता है, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रारेड वेव्स, देन हमारा विजिबल वेव्स, जिसको हम लाइट वेव्स कहते हैं, लाइट वेव्स। देन और क्या आता है, अल्ट्रावायलेट वेव, देन हमारा एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, देन हमारा एक्स रेज, देन हमारा गामा रेज। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो देखो यहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को और भी एक तरीके से मतलब डिफाइन करते हैं, कैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे गिवन होगा, इलेक्ट्रिक वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऐसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, फॉर न्यूमेरिकल, मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा इसको मैं समझाऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड पा सकते हैं और कैसे मैग्नेटिक वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी निकाल सकते हैं। ओके, तो इससे भी फॉर न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम निकाल सकते हैं, यहां से भी हमारा स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड हो गया, और भी एक हमारा जो कुछ एक्स्ट्रा है उसको मैं बोल देता हूं। देखो देखो इसको मैं मिटा देता हूं। तो देखो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, बोथ आर वेव्स, मतलब बोथ आर साइनसॉइडल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दो वेव मिलकर एक वेव को प्रोड्यूस किए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and magnetic field vector can be represented as E is equal to, अभी लिखे जाऊं, E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर को ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, ये मे बी आई कैप जे कैप के कैप कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, ये भी मे बी आई कैप जे कैप के कैप कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, मे बी एन कैप लिख देता हूं, एन कैप, एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड यहाँ पे एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, ये मे बी एक्स वाई जेड, ये ऑल्सो मे बी एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर इसको एक्स लिए इसको वाई लेंगे, इसको जेड लेंगे, अगर इसको जेड लेंगे इसको एक्स लेंगे, इसको वाई लेंगे, तो ऐसे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। ओके, एक्स वाई जेड। तो एन कैप इसका क्या है, डायरेक्शन है। यहाँ पे जो हमारा ओमेगा है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इक्वल टू 2 पाई बाई टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमारा जो के है, के यहाँ पे क्या है, के है हमारा प्रोपागेशन वेक्टर, और प्रोपागेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, प्रोपागेशन कांस्टेंट। हमारा यहाँ पे के क्या है, प्रोपागेशन वेक्टर, प्रोपागेशन वेक्टर को इसको क्या बोलते हैं, प्रोपागेशन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना है, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज द वेवलेंथ, लैम्बडा इज द वेवलेंथ। तो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो
टी इज द टाइम एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। मतलब देखो यहाँ पे हम एक गौर से देख सकते हैं कि अगर प्रोपागेशन वेक्टर के पास जो भी टर्म होगा, एक्स हो या वाई हो या जेड हो, के के पास जो भी होगा, मतलब एक्स वाई और जेड, देन you can say that this is the direction of propagation of EM wave, direction of propagation of wave, direction of propagation of wave, direction of propagation। तो मतलब देखो अगर तुम्हारा के क्या, के के पास के क्या है हमारा, के हमारा प्रोपागेशन वेक्टर, यहाँ पे जो के है क्या, प्रोपागेशन कांस्टेंट। प्रोपागेशन वेक्टर से क्या होगा, प्रोपागेशन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना है 2 पाई बाई लैम्बडा। ओके, तो के के पास अगर x होगा तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज x, अगर y होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज y, अगर z होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज z। मतलब तुम यहां से मार्क कर सकते हो कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक वेक्टर कितने, यहाँ पे जो k के पास कौन है, x है, मतलब इसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन कितना होगा, x होगा। इसका क्या होगा, इसका भी वही x होगा। अगर यहाँ पे y होता तो y होता डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, और यहाँ पे z होता तो ऑब्वियसली z होगा direction of propagation। But already know that the electromagnetic wave, in electromagnetic wave both electric vector and magnetic vector both are in same phase। Okay, तो जो भी हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर का होगा उसका भी हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक वेक्टर का भी होगा। ओके, फेज सेम होगा, इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, तो उसका फेज क्या है, सेम है। और यहां से हम क्या निकल के लाए कि के के पास जो भी होगा, मतलब एक्स वाई और जेड, then you can say that this is the direction of the propagation of the wave। तो k के पास यहाँ पे क्या है, x है, मतलब वेव का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होगा वो क्या होगा, along the direction of the x, ये x होगा, then ये y होगा, then ये z होगा। ओके, तो E क्रॉस B, y क्रॉस z इज इक्वल टू x। मैंने अभी अभी पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले जो बोर्ड में लिखे थे वहां पे बोला था कि E क्रॉस B इज इक्वल टू प्रोपागेशन ऑफ वेव। तो यहां पे देखो, अगर यहां पे देखो प्रोपागेशन ऑफ वेव कितना हुआ, x, यहां पे x भी यहाँ पे, बिकॉज ऑलरेडी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ आर इन सेम फेज। फेज हमारा सेम होगा, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आ गया, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सेम फेज में जाएंगे, सेम फेज। ओके, सेम फेज में जाएंगे, देखो ऐसे सेम फेज में जाएंगे, सेम फेज। तो देखो अगर हमारा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन x हो गया तो हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर कितना होगा, एक y होता है एक z होता है। ऑब्वियसली ये अगर x आया मतलब प्लस x आया तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द y, दैट इज y क्रॉस ये क्या होगा, z व्हिच इज इक्वल टू x, y कैप क्रॉस z कैप इज इक्वल टू x कैप। तो देखो k के पास हमारा x है, k के पास हमारा x है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या निकल के गया, x आ गया। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, और भी एक ट्रिक देता हूं, देखो इसको मैं मिटा देता हूं। देखो तुम जो वेलोसिटी निकालते हो, वेलोसिटी से पहले मैं और कुछ कह देता हूं। देखो अगर इफ द फेज इज ओमेगा टी माइनस के एक्स और ओमेगा टी और के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, इफ द फेज इज ओमेगा टी माइनस के एक्स और के एक्स माइनस ओमेगा टी, देन इसको हम कंसिडर करेंगे क्या, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स, यहां पे लिखता हूं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन।
क्योंकि हम पढ़े हैं और जो ऑसिलेशन एंड वेव से y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, y इज इक्वल टू, मतलब देखो ये हम पढ़े थे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां पे हम पढ़े थे एग्जाम्पल। अगर ये हमारा क्या आ रहा था, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा था, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पढ़े होगे आप लोग ऑसिलेशन एंड वेव से, ये हमारा इक्वेशन निकल गया था y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, a इज द एम्पलीट्यूड। ओके, तो अगर मैं इसको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लिखूंगा, कैसे लिखूंगा कि फॉर नेगेटिव वी कैन राइट क्या y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस ऑफ माइनस के एक्स जगह हम क्या लिखेंगे माइनस एक्स, तो ये क्या निकल कर गया a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, तो यहां से हमारा जो कंक्लूजन निकल गया ये अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस होगा, प्लस प्लस और माइनस माइनस होगा, और एग्जांपल देखो यहां मैं लिख देता हूं पहले, इफ द फेज इज ओमेगा टी प्लस के एक्स और ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो दिस इज फॉर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि यहां पे देखो एक्स है, के के पास क्या है, के के पास एक्स है, तो इसलिए मैं एक्स लिख रहा हूं। अगर के के पास वाई होगा तो आप लोग वाई लिखोगे, अगर के के पास जेड होगा तो आप लोग जेड लिखोगे। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि के पास जो आएगा एक्स होगा क्या वाई होगा या जेड होगा, तो वो उसका क्या होगा डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन होगा। के पास एक्स वाई और जेड होगा, जो भी होगा वो क्या होगा डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन होगा। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में एक्स लिखा हूं, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन होगा। ओके, तो देखो इसको हम कैसे लिखते हैं कि हमारा जो आया था ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर देखो माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स था, तो माइनस के एक्स जगह अगर मैं माइनस एक्स लिख दूंगा, एक्स जगह अगर मैं माइनस एक्स लिख दूंगा, तो ऑब्वियसली हमारा क्या आएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स आएगा। तो हमें यहाँ पे कंक्लूड हुए कि अगर तुम्हारा फेज है जो ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा और माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा, तो ये हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। अगर तुम्हारा फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स और के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसको हम कंसीडर करेंगे। समझे? तो ये आप लोग याद रख सकते हो। ओके, अगर याद रखना नहीं चाहते हो तो ऐसे एग्जाम्पल लेके भी आप लोग लिख सकते हो। देखो यहां पे जो माइनस माइनस बोल दिया, माइनस माइनस कैसे होता है, देखो कि हमें पता है कि y इज इक्वल टू ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको हम कैसे लिखेंगे कि माइनस ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो देखो फेज हमारा क्या आ गया, फिर से वही ओमेगा टी प्लस के एक्स है क्या, मतलब ये भी क्या होगा माइनस माइनस होगा, फिर भी वो क्या देगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ही देगा। अगर तुम्हारा देखो यहाँ पे वही वैसे भी तुम एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसका जो एग्जाम्पल क्या है कि ओमेगा टी माइनस के एक्स है, अगर तुम माइनस को कॉमन ले आओगे तो के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। समझे? तो वो भी सेम ही होगा। क्लियर? अगर तुम माइनस कॉमन ले जाओगे तो क्या होगा ओमेगा टी प्लस हो जाएगा, के एक्स क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। मतलब ऐसे ही एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल क्या कि y इज इक्वल टू, अगर ऐसे लिखोगे कि माइनस ऑफ और ऐसे ए साइन माइनस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो नेगेटिव कॉमन ले ली तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसको आप याद रखोगे क्या कि अगर तुम्हारा ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा और के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा, इसको आप क्या करोगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कंसीडर करोगे। अगर तुम्हारा जो वेव होगा जो कि लिखा हुआ कि ओमेगा टी प्लस के एक्स और माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, देन तुमको वो क्या करोगे कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में उसको कंसीडर करोगे। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में क्यों लिया, क्योंकि के पास हमारा एक्स है, यहाँ पे भी के पास हमारा एक्स है। अगर के पास हमारा y होगा तो मैं y डायरेक्शन लेता, और के पास हमारा z होगा तो z डायरेक्शन में लेता। तो तुम लोग ये भी लिख सकते हो। ओके,
फिर देखो, मैं और एक बात भी बोलता हूं कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा, देखो ओके, देखो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इफ E and B vector given, then the velocity can be find out V is equal to E by B। हमें पता है V is equal to E by B। ये कैसे आता है? ये हमारा मैग्नेटिज्म में पढ़े हुए। तो मैग्नेटिज्म कैसे पढ़े हुए कि अगर तुम्हारा जो चार्ज पार्टिकल है वो ऑन डिफ्लेक्टेड होके जाएगा, इफ द, देखो इसको मैं प्रूव कर देता हूं, इफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग ऑन डिफ्लेक्टेड, इफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग ऑन डिफ्लेक्टेड, मतलब तुम्हारा जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उतना मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स होगा। तो वही कंडीशन में तुम्हारा क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल पूरा ऑन डिफ्लेक्टेड मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। देन इसका जो कंडीशन होगा, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। सो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं क्या कि QE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है हमारा, QE इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस V और QEV मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पे देखो Q Q कैंसिल, सो V कितना आ जाएगा, E बाई B। ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, तो वैसे ही कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे कि हमारा जो वेलोसिटी लिखेंगे क्या, मैक्सिमम स्पीड, मतलब ये जो वेलोसिटी जाएगा लाइट के स्पीड में जा रहा है, तो लाइट के स्पीड में हम कैसे लिखेंगे कि इतना लिखेंगे, c इज इक्वल टू E नॉट बाई B नॉट। c is the speed of light, E naught is the amplitude of electromagnetic, that is the maximum value, amplitude of electric vector, and B naught is the amplitude of magnetic vector, that is the maximum value, amplitude of electric vector and amplitude of magnetic field vector, which is the maximum value of the electric field vector and magnetic field vector, and maximum होगा तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा, c is equal to E naught by B naught। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, c is equal to ERMS by VRMS, sorry BRMS, RMS value of the electric field vector and RMS value of the magnetic field vector। RMS वैल्यू हम क्यों लेते हैं, RMS वैल्यू लेते हैं इसलिए कि ये हमें इफेक्टिव वैल्यू देता है। हम पढ़े हैं एसी में कि RMS वैल्यू गिव्स द इफेक्टिव वैल्यू, बट यहाँ पे हम एवरेज वैल्यू नहीं लिख सकते क्योंकि एवरेज वैल्यू फुल टाइम पीरियड में हमारा जीरो देता है। इसलिए हम हमारा जो क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा वैल्यू उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम RMS वैल्यू ही लेते हैं क्योंकि ये हमारा परफेक्टली इफेक्टिव वैल्यू देता है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे कि c इज इक्वल टू ERMS बाई BRMS। तो ERMS बाई BRMS को आप ऐसे भी लिख दो, ERMS कितना है हमारा E नॉट बाई रूट टू बाई BRMS कितना है हमारा B नॉट बाई रूट टू। तो रूट टू तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, E जोड़ कितना हो जाएगा E नॉट बाई B नॉट। ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो E नॉट बाई B नॉट। सो देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको हम पढ़ेंगे। देखो क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है। तो देखो अगर एक चार्ज पार्टिकल, अगर एक चार्ज पार्टिकल है मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई पे चार्ज पार्टिकल चार्ज मतलब उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर वो मोशन कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अगर वो एक्सीलरेटेड मोशन नहीं कर रहा है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके, अगर इफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड then there is no change in field, then there is no change in field, मतलब एक चार्ज पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है
तो देयर इज नो चेंज इन फील्ड। ओके, कांस्टेंट स्पीड मतलब जीरो एक्सीलरेशन, कांस्टेंट स्पीड मतलब जीरो एक्सीलरेशन। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड में मोशन करेगा तो उसका फील्ड ही नहीं चेंज होगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे टाइम का जरूरत है, टाइम का नीड है, टाइम टू टाइम इसको चेंज होना चाहिए। तो अगर ये चेंज नहीं होगा तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा, मतलब ये सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम बोल सकते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन करेगा मतलब टाइम टू टाइम इसका स्पीड चेंज होगा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेटेड मोशन करेगा तो ऑब्वियसली यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, कांस्टेंट स्पीड में प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा क्या देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स, द ईएम वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो ऑब्वियसली मैंने बोला था कि ये ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, कोई भी मीडियम पे रिक्वायर नहीं करता, कुछ भी मीडियम में ले लो ये पास करके चले जाएगा। डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, मीडियम में स्लो हो जाएगा मतलब पास तो करेगा ना, मीडियम पे स्लो हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मीडियम पे स्पीड स्लो हो जाएगा, बट पास करेगा मतलब ट्रैवल भी करेगा। ओके, फिर देखो द वेव्स ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट। तो ऑब्वियसली मैंने निकाला था कि स्पेस में जो वेव ट्रैवल करता है, जो स्पीड में ट्रैवल करता है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, फिर देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द साइनसोइडल वेरिएशन ऑफ E and B occur simultaneously. As a result, they attain the maximum and minimum values at the same time. So obviously कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, जो हमारा जो साइनसोइडल वेरिएशन है वो सेम फेज में ही जाता है, तो जो भी चेंज होगा सेम चेंज होगा। ओके, इसलिए उसका क्या है, फेज सेम है। ये देखो ये जो प्रॉपर्टी है E and B मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर इन सेम फेज। फिर देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बड़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, as well as perpendicular to the direction of the propagation. So obviously तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो प्रोपगेशन पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर गिव्स क्या, प्रोपगेशन ऑफ वेक्टर, प्रोपगेशन ऑफ वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन जिसे हम बोलते हैं। ओके, फिर देखो द वेलोसिटी ऑफ द ईएम वेव्स डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। ऑब्वियसली कि इसका जो स्पीड है ओनली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कौन से मीडियम में है, कौन से मीडियम के इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कौन से मीडियम पे मैग्नेटिक फील्ड है, उस पे ही डिपेंड करेगा, और कोई भी किससे भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रैवल इन एनी मीडियम, ओनली ये इसका मीडियम पे ही डिपेंड करेगा। ओके, बट ये कैन ट्रैवल इन एनी मीडियम। ओके, तो देखो लास्ट वाला क्या है, ईएम वेव्स कैरी एनर्जी व्हिच इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एनर्जी कैरी करता है, बाद में हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी, जो एनर्जी कैरी करता है जो कि वो इक्वली डिवाइड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इतना आएगा मैग्नेटिक फील्ड को भी उतना आएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी सेम होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी सेम होगा, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ओके, मतलब इक्वली डिवाइड होता है, इसलिए वो सेम चेंज होता है। ओके, तो ये आप लोग लिख सकते हो। तो देखो और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है कि द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ E and B in vacuum can be written as, so देखो UE क्या है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, UE क्या है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, तो इसका वैल्यू क्या है 1/2 एप्सिलॉन नॉट B नॉट स्क्वायर, मतलब ये हम कहां पे लिखते हैं, वैक्यूम पे, मतलब फ्री स्पेस पे, वैक्यूम और फ्री स्पेस, वैक्यूम और फ्री स्पेस, वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो वैक्यूम और फ्री स्पेस में ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, और जो हमारा एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, और जो हमारा मैग्नेटिक क्या है UM लिखेंगे इसको,
क्या हमारा 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, ये हमारा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, यू एवरेज टोटल यूई प्लस यूएम, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यू प्लस ईएम। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन ईएम वेव, इट कैन बी रिटन एज, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे ये कैसे लिखेंगे, यूई को 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर। ओके, तो हम पढ़े थे कि आरएमएस वैल्यू हमारा क्या देता है, कि एक्चुअल वैल्यू देता है, जो कि इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं उसको भी। एवरेज पे ये टोटल 0 होता है, तो इसलिए भी ये आरएम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे हम आरएमएस वैल्यू को यूज करते हैं। तो देखो मैं लिखा हूं कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट कैन बी रिटन एज यूई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम एनर्जी डेंसिटी पढ़ रहे हैं। एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे हम हेडिंग दे दो, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। ओके, तो देखो क्या होगा, u is equal to 1/2 epsilon naught ERMS का स्क्वायर, एंड आल्सो um ये है मैग्नेटिक का 1/2 म्यू नॉट BRMS का स्क्वायर। ओके, सो देखो ये हम कैसे लिखेंगे, UE is equal to कितना है ना, 1/2 वी नो, मतलब मैं बोला था कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो एनर्जी है वो सेम से डिवाइड होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी सेम ही होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। तो उसको हम प्रूव कर रहे हैं। ओके, देखो कैसे ना, 1/2 ये क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर। सो ऑलरेडी वी नो दैट, वी नो C is equal to ERMS by BRMS। सो हमारा जो ERMS कितना हो जाएगा, C इंटू BRMS। तो यहां पे ये पुट कर दो, सो U इज इक्वल टू 1/2 कितना हुआ ना, एप्सिलॉन नॉट ERMS कितना हो जाएगा ना, C इंटू BRMS का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर BRMS का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे जो C है, C का वाला हम कितने निकाले थे, यहां पे लिखता हूं, C इज इक्वल टू 1/√ओवर ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इतना निकल के आया था। तो यहाँ पे C का वैल्यू पुट कर दो, सो UE कितना हो जाएगा ना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कितना हुआ ना, एप्सिलॉन नॉट सॉरी 1/√ओवर पर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू BRMS का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा UE कितना आ जाएगा ना, 1/2 म्यू नॉट BRMS का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू UM। सो मतलब यहां से हम कंक्लूड हुए, हेंस UE इज इक्वल टू UM, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। सो टोटल एनर्जी डेंसिटी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो इसको आप लिख सकते हो। ओके, तो देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, टोटल एनर्जी डेंसिटी U टोटल, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितना हो जाएगा ना, UE प्लस UM व्हिच इज इक्वल टू 2UE और 2UE और यहां पे नीचे लिख देता हूं, और 2UM, बिकॉज U इज इक्वल टू UM, आइदर तुम 2U लिख सकते हो और तुम 2UM भी लिख सकते हो, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो ये टोटल हमारा क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये होता है कि द एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मली ड्यूरिंग द प्रोपागेशन ऑफ वेव। मतलब देखो कि हमारा जो यहाँ पे देखो एक एनर्जी, मतलब एक टनल बना रहा हूं, लेट ये इसका एरिया है, यहां से यहां तुम्हारा आता है, ये लेट पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है,
ओके, तो ये जो एनर्जी मतलब एनर्जी क्रॉसिंग पॉइंट है, मतलब पर यूनिट टाइम कितना स्पीड रहता है, जो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है, सी होता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हमारा एरिया है ए, ये सेम एरिया है। ओके, ये एरिया ए है। ओके, तो एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट पर यूनिट सेकेंड। ओके, मतलब कि पर सेकेंड जो एरिया पे हमारा जो वेव ट्रेवल कर रहा है, कितना एनर्जी ट्रेवल कर रहा है, वेव का जो एनर्जी है वो कितना ट्रेवल कर रहा है, वो उसका इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, ब्राइटनेस, मतलब वो कितना वैल्यू है, कितना डेंस है, इंटेंसिटी। तो मतलब ये जो एरिया पे पर सेकेंड कितना एनर्जी पास कर रहा है, वो उसका क्या है, इंटेंसिटी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि आई इज इक्वल टू एनर्जी पर एरिया इंटू टाइम। ओके, तो देखो यहां पे लेट हम इसको लिखते हैं कि हमारा जो एनर्जी पास कर रहा है, पी से क्यू जा रहा है, पी से क्यू जा रहा है विद स्पीड सी, इलेक्ट्रॉन जो पास कर रहा है पी से क्यू जा रहा है विद स्पीड सी। तो लेट पी से क्यू, इसका जो टाइम लग रहा है टी लग रहा है, डेल टी। पी से क्यू जो टाइम लग रहा है डेल टी लग रहा है। तो इस यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना, ये स्पीड है सी, डिस्टेंस, और लेंथ जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस इज कितना होगा, स्पीड इंटू डेल टी, मतलब टाइम। तो लेट पी से क्यू जाने के लिए उसको टाइम डेल टी लग रहा है, वो सी स्पीड से रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सी इंटू डेल टी, विच इज इक्वल टू द लेंथ यहां से यहां तक। यहां से इसका हम क्या निकालेंगे, एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो, सॉरी इंटेंसिटी निकालेंगे। इंटेंसिटी जो निकालेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इंटेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ अलग होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी ऑल्सो कुछ अलग होगा। तो वो दोनों का क्या करेंगे, हम इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालेंगे। तो देखो हम कैसे निकालते हैं इंटेंसिटी, देखो देन देखो हमारा क्या है, हमें पता है क्या, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, इंटेंसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर वॉल्यूम। तो एनर्जी हमारा यू है, वॉल्यूम हमारा क्या है ना, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा जो लेंथ जो पास कर रहा है वो लेंथ कितना है, सी इंटू डेल टी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, जो एनर्जी डेंसिटी, लेट हमारा पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी यू लिख दे, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कितना होगा, ये हमारा यू बाई एरिया कितना ए, लेंथ कितना, और डिस्टेंस जो लिखते हैं सी इंटू डेल टी। ओके, तो हमारा जो एनर्जी निकल के आ जाएगा, एनर्जी कितना हुआ, U इज इक्वल टू सी और यूई इंटू सी डेल टी इंटू एरिया, ये हमारा निकल के आ गया एनर्जी। देन हमारा जो इंटेंसिटी यहां पे लिखते हैं, देन द मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना हुआ, आई इज इक्वल टू कितना हुआ ना, हमारा आई इज इक्वल कितना, एनर्जी बाई एरिया इंटू टाइम, एनर्जी यू बाई एरिया कितना ए इंटू टाइम, लेट हमारा डेल टी, टाइम डेल टी, यहां से यहां तक टाइम डेल टी आ रहा है। तो यू हमारा कितना है, यूई इंटू सी डेल टी इंटू एरिया बाई कितना, ए इंटू डेल टी। तो हमारा ए इंटू डेल टी कैंसिल, तो रहेगा क्या हमारा, आई इज इक्वल टू सी इंटू यू और यू इंटू सी, हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गया यू इंटू सी। सिमिलरली मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितना आ जाएगा, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी यहां पे लिख देता हूं, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितना ना, आई इज इक्वल टू कितना होगा, यूएम इंटू सी, आई इज इक्वल टू यूएम इंटू सी। तो ये हमारा दोनों फॉर्मूला निकल गया कि आई इज इक्वल टू यू इंटू सी एंड आई इज इक्वल टू यूएम इंटू सी, इलेक्ट्रिक की मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी।
मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग लिख सकते हो यहां, पॉज करके लिख लो। और जो इंटेंसिटी निकल के आ गया यू इंटू सी, तो यू इंटू सी यहाँ पे क्या यूएम इंटू सी फॉर्मूला निकल के आ गया, तो यू हमारा कितना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, यहाँ पे आई इज कितना होगा ना 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर इंटू सी। तो देखो यहाँ पे जो हमारा आई है और हमें पता है क्या कि देयरफॉर ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई √2, सो ई नॉट कितना ना √2 इंटू ई आर एम एस। सिमिलरली यहाँ पे बी नॉट कितना √2 इंटू बी आर एम एस, तो यहाँ पे ये पुट कर दो, सो आई जोड़ कितना हो जाएगा ना 1/2, ये क्या ना एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी, तो ये 2 कैंसिल, तो तुम्हारा जो इंटेंसिटी निकल का है क्या एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी, ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे बी तुम्हारा निकल के आ जाएगा बी आर एम एस का स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू सी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो यहाँ पे देखो हमारा जो लीनियर मोमेंटम एंड रेडिएशन प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ऑलरेडी हमें पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम को कैरी करता है। ये वेव एक एनर्जी है, अगर एनर्जी होगा तो ऑब्वियसली उसका मोमेंटम भी होगा, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन है हमारा। ओके, तो देखो द EM wave carry both energy and momentum if U is the energy of EM wave and P is the स्मॉल p इसको लिखो क्योंकि कैपिटल P को हम रेडिएशन प्रेशर लिखेंगे, स्मॉल p इज द linear momentum of EM wave, then linear momentum EM wave कितना होगा कि P is equal to U by C, momentum is equal to energy of EM wave by C is the speed of light। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये कहां से आया देखो, ऑलरेडी वी नो दैट लैम्बडा इज इक्वल टू h by p and p is equal to h by lambda। ओके, लैम्बडा इज इक्वल टू h by p and p is the h by lambda, न्यू मल्टीप्लाई कर दो, न्यू डिवाइड कर दो, तो लैम्बडा सॉरी h by lambda, तो न्यू मल्टीप्लाई करो, न्यू डिवाइड करो, तो h न्यू हमारा क्या है एनर्जी, e इज इक्वल टू h न्यू फोटोन का एनर्जी, फोटोन इज ऑब्वियसली, तो लैम्बडा इनटू न्यू क्या है हमारा c, सो p इज इक्वल टू e by c, मतलब एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू U by C, U इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड यहाँ पे E क्या था एनर्जी ऑफ द फोटोन। ओके, तो ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। फिर देखो रेडिएशन प्रेशर, सो ऑब्वियसली तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम कैरी करता है, मतलब तो ये फोर्स भी कैरी करेगा, अगर फोर्स कैरी करेगा तो मतलब ये प्रेशर भी अप्लाई करेगा। ओके, तो देखो तो रेडिएशन प्रेशर और द फोर्स ऐसे लिखते हैं, द फोर्स exerted by EM wave on an unit area on the surface is known as radiation pressure। So obviously radiation pressure कैसे लिखेंगे, कैपिटल P is equal to force by area। तो फोर्स से हमारा क्या है
ना मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम जिसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम फॉर टाइम डिवाइड बाय एरिया। न्यूटन सेकंड लॉ से मतलब पढ़े हो, फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई dt। तो मोमेंटम फॉर टाइम बाई एरिया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मोमेंटम बाई एरिया इंटू टाइम। तो मोमेंटम हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये हम वेव का पढ़ रहे हैं, रेडिएशन बेस्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मोमेंटम कितना है, u बाई सी, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। देखो p इज इक्वल टू p, कैपिटल P इज इक्वल टू u बाई सी। ये यहाँ पे क्या आ गया ना, एरिया इंटू टाइम t, लेट t, टाइम इज t। तो ऑब्वियसली हम पता है क्या कि हमारा जो 1 बाई सी यहाँ पे रह गया इंटू u बाई एरिया इंटू टाइम। तो u बाई एरिया इंटू टाइम हमारा क्या है, इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज इंटेंसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं I बाई सी। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आ गया कि कैपिटल P और रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू I बाई सी। रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू I बाई सी, ये है रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है कि इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनसॉइडली एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 to the 10 हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड 50 वोल्ट पर मीटर। तो देखो एम्पलीट्यूड 50 वोल्ट पर मीटर मतलब ये यूनिट किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, इतना फ्रीक्वेंसी है, और उसका एम्पलीट्यूड कितना है, 50 वोल्ट पर मीटर। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके, तो देखो यहाँ पे पूछा है क्या कि व्हाट इज द वेवलेंथ। तो पहले वेवलेंथ को निकालेंगे, फिर व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो देखो पहले हम आंसर निकालेंगे क्या, किसका, हमारे गिवन क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड गिवन है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना, ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मेन पोजीशन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड। ई नॉट कितना गिवन है, 50 वोल्ट पर मीटर, और तो फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, 3 into 10 to the 10 हर्ट्ज। ओके, तो देखो यहां से हम निकालेंगे, ऑलरेडी नो दैट न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। तो तुम्हें हमारा क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। तो सी क्या है हमारा 10 to the 8, 3 into 10 to the 8 मीटर पर सेकेंड, ये कितना लैम्बडा न्यू। और जो फ्रीक्वेंसी कितने गिवन है ना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हमारा कितना गिवन है, 3 into 10 to the 8, यहाँ पे देखो 3 into 10 to the 8 न्यू और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के एफ लिख सकते हो, न्यू भी लिख सकते हो। तो न्यू कितना है, 3 into 10 to the 8 10। ओके, तो ये 3 3 तो कैंसिल हो गया, ये हॉर्स है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा देखो हाँ देखो ये क्या हो जाएगा, हॉर्स मतलब क्या, 1 बाई सेकेंड। तो ये 1 बाई सेकेंड भी कैंसिल होगा। देखो ऐसे ये हो जाएगा क्या, 10 to the power 8 minus 10 मतलब 10 to the minus 2, 10 to the minus 2, ये हो गया मीटर पर सेकेंड इंटू हॉर्स। तो 10 to the power minus 2 मीटर पर सेकेंड इंटू हॉर्स कितना, 1 बाई सेकेंड। तो 1 बाई सेकेंड कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 10 to the minus 2 मीटर, 10 to the minus 2 मीटर। तो फिर दूसरा हमारा आंसर क्या है, ये पहला आंसर है ए का, फिर बी का क्या होगा, देखो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑलरेडी नो दैट फॉर्मूला C इज इक्वल टू E नॉट बाई B नॉट। तो E नॉट तो हमारा गिवन है, तो B नॉट किससे निकलेगा, तो B नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई C। सो E नॉट हमारा क्या है ना 50, C कितना है 3 into 10 to the 8। तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा कि 1.67 into 10 to the minus 7। एक अच्छा सा क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में क्या है कि ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रोटेटिंग इन द x direction has a wavelength 5.0 millimeter. The electric field in the y direction and its maximum value is 30 volt per meter. Write down the suitable equation for the electric field and magnetic field as a function of x and t. मतलब यहाँ पे हमें तो क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, x है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है,
वाई पे, सो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड का कहां होगा, जेड पे होगा। ओके, वाई क्रॉस जेड इज इक्वल टू एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। तो देखो पहले हम निकालेंगे क्या, यहां पे देखो, तो ऑलरेडी वी नो दैट द फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट साइनोसॉइडल वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर बोथ व्हाट, साइनोसॉइडल वेव। तो हमें ये निकालना है कि ई वाई कितना ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे लिखेंगे इसको, और ई जेड कितना, सॉरी बी जेड, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो यहां पे देखो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई पे ऑलरेडी गिवन है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा, जेड पे होगा। ओके, तो देखो पहले हम यहाँ पे ओमेगा निकालेंगे, टाइम तो टी गिवन है, एक्स तो एक्स गिवन है, के तो कांस्टेंट है, प्रोपगेशन कांस्टेंट, के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा। मतलब हमारा मेन क्या है, ओमेगा एंड बी नॉट, ई नॉट गिवन है। तुम्हारे देखो यहाँ पे गिवन गिवन क्या तुम्हारा, वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, देन तुम्हारा ई नॉट गिवन है, एम्पलीट्यूड इतना, और मैक्सिमम जो गिवन है 30 वोल्ट पर मीटर। ओके, सो बी नॉट कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी। सो ई नॉट कितना हो जाएगा ना, सी इंटू बी नॉट, तो सी तुम्हारा कितना 3 इंटू सॉरी 3 सी इंटू ई नॉट, सॉरी ये देखो ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी। तो बी नॉट कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई सी। सो ई नॉट कितना 3 बाई ये कितना, अभी हमारा जो सी 3 इंटू 10⁸। तो ये 3 तो कैंसिल, 3 इंटू 10 यहाँ लिख देते हैं, 3 कैंसिल, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, बी नॉट इज इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला। ओके, बी नॉट इज इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला, ये बी नॉट निकल के आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, 2 पाई इंटू न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा। तो तुम्हारा 2 इंटू पाई इंटू सी कितना 3 इंटू 10⁸ भाई, जो लैम्बडा तुम्हारा कितना आया था 5 इंटू 10⁻³ तो इसको सॉल्व कर दोगे कि क्या लगे, 2 इंटू पाई इंटू 3, देन तुम्हारा कितना होगा ना 5 डिवाइड बाय कितना 10⁸ बाय डिवाइड बाय कितना 5 इंटू 10⁻³ तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा कितना आएगा 3.77 इंटू 10⁻11, 3.77 इंटू 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड। ओके, ये तुम्हारा क्या आ गया, ओमेगा आ गया 3.77 इंटू 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम जा रहा है तो इसलिए मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट आंसर 3.77 इंटू 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे हम ये दोनों को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सो ई वाई कितना हो जाएगा, ई नॉट कितना हमारा 30 साइन 3.77 इंटू 10⁻11 इंटू टी माइनस के एक्स, के हमारा 2 पाई बाय लैम्बडा। ओके, के हमारा 2 पाई बाय लैम्बडा, देन ई जेड कितना और ये कितना 10⁻7 साइन बी नॉट, ये हमारा बी नॉट 10⁻7 साइन बी नॉट साइन 3.77 इंटू 10⁻11 ई माइनस के एक्स। ओके, तो ये हमारा देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन है क्या कि लेजर बीम हैज इंटेंसिटी 3 इंटू 10⁻14 वाट पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द बीम। मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी वो कितना है निकालना है। ओके, तो पहले देखो हमारा जो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू यू एवरेज इंटू सी, आई इज इक्वल टू यू एवरेज टी, मतलब यू एवरेज मतलब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि यू यू इंटू सी, मतलब यहाँ पे क्या था फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, ये हमारा आई है। ओके, तो तुम्हारा ऑलरेडी आई गिवन है, आई कितना ना 3 इंटू 10⁻14
ये हमारा आई गिवन है। ओके, तो यहां से एम्पलीट्यूड निकलना है, मतलब ई नॉट निकलना है एंड बी नॉट निकलना है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे ई नॉट कितना निकलेगा, तो ये 2 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर। देन ई नॉट कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 2i बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, तो 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द 14 बाई 8.85 इंटू 10 टू द माइनस 12 इंटू 3 इंटू 10 टू द 8 का रूट ओवर। तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा जो ई नॉट निकल के आएगा, कितना आएगा ई नॉट का वैल्यू, इसको सॉल्व करना, ई नॉट का वैल्यू 4.75 इंटू 10 टू द 8, 4.75 इंटू 10 टू द 8 वोल्ट पर मीटर, ये हो गया ई नॉट का वैल्यू। फिर तुम्हारा जो बी नॉट कैसे निकलेगा, C इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, तो C कितना, तुम्हारा जो बी नॉट कितना होगा, ई नॉट बाई सी, तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आ जाएगा 1.58 टेस्ला। इसको आप लोग सॉल्व करोगे। ओके, मैं डायरेक्ट आंसर पुट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको सॉल्व कर चुका हूं। ओके, 1.58 टेस्ला और के 4.7 into 8 मीटर। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस is described by the magnetic field is Bz is equal to 5 into 10 to minus 9 टेस्ला sin ओमेगा t minus x by c। यहाँ पे ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर हो जाएगा, मतलब वो ये जो भी है वो सेम फॉर्मूला है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, मतलब ओमेगा एक्स बाई सी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा एक्स बाई सी का वैल्यू कितना, के एक्स, ओमेगा एक्स बाई सी का वैल्यू के एक्स, के इज इक्वल टू ओमेगा बाई सी, के इज इक्वल टू ओमेगा बाई सी। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, ये जो है ये सेम सेम ये सेम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन ए चार्ज पार्टिकल, दैट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल तुम्हारा गिवन है और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, देखो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू प्लस 2e, मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम, दैट इज 3.2 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम। ये चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा इतना, थ्री पॉइंट टू इंटू 10 माइनस 19 कूलम। ऑलरेडी तुम्हारा ई नॉट गिवन है, सॉरी बी नॉट गिवन है, बी नॉट कितना मैक्सिमम वैल्यू 5 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम, और एक भी गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। देखो हमारा बी नॉट गिवन है, बी गिवन है, और चार्ज से अल्फा पार्टिकल हम निकाल लिए। इसको याद रखो, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ऑलवेज प्लस माइनस प्लस 2e, 2 इंटू 1.6 e इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, 1.6 10 माइनस 19 कूलम। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, यहाँ से हम ई नॉट को निकाल लिए, कितना होगा ई नॉट ना, बी नॉट इंटू सी, तो बी नॉट हमारा कितना, हमारा कितना 5 इंटू 10 टू द माइनस 9 इंटू हमारा ये कितना सी 3 इंटू 10 टू द 8, मतलब ये 150 वोल्ट पर मीटर। तो हमारा ई नॉट निकल गया, ई नॉट कितना आया 150 वोल्ट पर मीटर। ओके, तो हमें जो पूछा है क्या कि फाइंड द फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो पहले देखो हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, यहाँ पे लिखा लेते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना ना, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और क्यू इंटू ई नॉट यहाँ पे गिवन है। तो क्यू क्या, क्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्यू अल्फा लिख लिया, क्यू अल्फा। तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना 3.2 इंटू
10⁻19 इंटू हमारा ई नॉट कितना आया 150 वोल्ट। ओके 150 ओके 3.2 इंटू 10⁻19 इंटू 150। तो इसको आप सॉल्व करने के बाद जो आपको आप लोगों का आंसर कितना आएगा 4.80 इंटू 10⁻17 न्यूटन। फिर जो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स आएगा यहां पे लिख देता हूं मैग्नेटिक फोर्स, Fm इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू बी नॉट, F इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू बी, QVV। तो Q तुम्हारा कितना 3.2 इंटू 10⁻19, B कितना 5 इंटू 3 इंटू 10⁻7 इंटू बी नॉट कितना तुम्हारा, बी नॉट है हमारा 5 इंटू 10⁻9, 19 नहीं ये 9 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा जो फोर्स आएगा, फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल कितना आएगा ना 4.80 इंटू 10⁻19, आई थिंक इतना आएगा 4.80 इंटू 10⁻19। यस, सो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खत्म हो गया। इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप लोग को खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारा क्या है कि हमारा जो जितने भी सारे स्पेक्ट्रम है, मतलब हमारा क्या पहले क्या है हमारा रेडियो वेव्स, देन हमारा माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रारेड वेव्स, देन हमारा विजिबल वेव्स और लाइट वेव्स जिसको हम बोलते हैं, देन हमारा अल्ट्रावायलेट वेव्स, देन हमारा एक्स रेज एंड गामा रेज। तो इसका जो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज है इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा और उसका यूजेस भी याद रखना पड़ेगा। ओके क्योंकि हमारा जो रेडियो वेव है, रेडियो का वेवलेंथ हमारा मैक्सिमम होता है बट उसका फ्रीक्वेंसी लो होता है। रेडियो वेव का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है बट फ्रीक्वेंसी लो होता है। वैसे वो लाइन पे ऐसे बना रहेगा, किसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसका मिनिमम है। तो आप लोग आई थिंक स्पेक्ट्रम को अच्छे से बुक से पढ़ लेना। तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सारे के सारे डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।